डेट है आज 19 जून 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए, उसमें आप एक ये एग्जांपल दे सकते हो। ये रिसेंटली न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसने देखो 10,000 करोड़ के बॉन्ड इशू किए हैं। बॉन्ड इशू करता है जब कोई, पैसा किसके पास जाता है? इस बैंक के पास जाएगा। इस बैंक ने बॉन्ड इशू किए। मान लो ये कागज़ है, इस पे लिखा है बॉन्ड, कितने रुपए का, रुपए लिखा होगा, कितना टाइम पीरियड है, 1 साल का है या 6 महीने का, ये टाइम पीरियड लिखा होगा, कितना इस पे ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट 5%, 10%, 20%, वो लिखा होगा। तो कोई भी खरीद सकता है। तो इसने 10,000 करोड़ के बॉन्ड जारी किए हैं। आजकल तो ऑनलाइन सिस्टम होता है, सब कागज़ वगैरह इशू नहीं होता, सब ऑनलाइन खरीद लिया जाता है, तो इसलिए न्यूज में है। तो कब बनाया गया था ये और किसको लोन देता है, किस लिए ये पैसा इकट्ठा करता है बॉन्ड इशू करके, ये जानेंगे इसके बारे में। 2021 में इसको बनाया गया था, पार्लियामेंट ने एक्ट पास करके, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट 2021। तो एक्ट के जरिए इसको बनाया है। ये एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है। ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। पहले इसके बारे में जानते हैं। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, इसका टारगेट क्या, लक्ष्य क्या है इसका? देखो, ये लक्ष्य है हमारी कंट्री में जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, कहीं पे मान लो रोड बन रहा है, सड़क या रेलवे लाइन बन रही है, या कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है, तो इसके लिए पैसा चाहिए, फंड चाहिए, और फंड की कमी होती है। तो इसलिए ये अलग से एक बैंक बनाया है। ये बैंक पैसा इकट्ठा करता है बॉन्ड वगैरह इशू करके, जो इसके पास पैसा आता है फिर इसको फर्दर ये आगे इन्वेस्टमेंट करता है, और इस पैसे को ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंडिंग करता है। जैसे मान लो किसी गवर्नमेंट कंपनी को या प्राइवेट कंपनी को जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रही है, उसको फंड देता है लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि इकोनॉमी में हमारी सस्टेनेबल बूस्टिंग आए। ये देखो, आरबीआई के द्वारा रेगुलेटेड किया जाता है। आरबीआई इसके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है और एज ए ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह इसको रेगुलेट करती है। अब जान लेते हैं डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, क्योंकि ये बैंक भी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड प्रोवाइड करता है। डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन होते हैं जो गवर्नमेंट या पब्लिक इंस्टीट्यूशन द्वारा ओन्ड किए जाते हैं। मतलब मालिक कौन होता है इनका, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का? गवर्नमेंट, सरकार या कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन। और ये फंड किसको करते हैं? ये कोई लार्ज स्केल प्रोजेक्ट है या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसके लिए ये फंडिंग देते हैं। और ये 2 टाइप का फंड प्रोवाइड करते हैं। एक तो है मीडियम टर्म का, 1 से 5 साल तक के लिए फंड प्रोवाइड करते हैं, और एक प्रोवाइड करते हैं लार्ज स्केल का, यानी कि 5 साल से ज़्यादा का फंडिंग देते हैं। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एनबीएफसी बोलते हैं शॉर्टकट में। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि आरबीआई ने एक एनबीएफसी पे 20 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी है, फाइन लगा दिया 20 लाख रुपए का। कौन सी कंपनी है ऐसी? ये है मन्नापुरम फाइनेंस। ये एक एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। देखो, जैसा इसके नाम में आ रहा है नॉन बैंकिंग, यानी कि ये कोई बैंक नहीं है, लेकिन फिर भी फाइनेंशियल कंपनी है, मतलब पैसे का लेन देन का काम इसमें होता है। क्या होती है एनबीएफसी, हमें यही इसमें जानना है। और अभी फाइन क्यों लगाया इस पर? मन्नापुरम जो फाइनेंस कंपनी है, इसलिए लगाया क्योंकि इसने आरबीआई के रूल्स रेगुलेशन नहीं माने, इसलिए इस पर 20 लाख रुपए का फाइन लगा दिया, अब इसे देना पड़ेगा। तो हमें जानना है एनबीएफसी के बारे में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या होती हैं। ये देखो, एज ए कंपनी रजिस्टर की जाती है कंपनीज एक्ट 1956 में। और ये कंपनीज एक्ट जो 1956 का था, इसमें अमेंडमेंट करके ये 2013 का एक्ट बन गया है। तो ये अब 2013 के एक्ट में रजिस्टर होती है, वरना पहले इसमें रजिस्टर होती थी कंपनीज एक्ट 1956 में, एज ए कंपनी की तरह। क्या काम करती है एनबीएफसी? देखो, इनका ऑपरेशन होता है लोन्स और एडवांस देने का, यानी कि ये लोन प्रोवाइड करती हैं, कर्ज देती हैं लोगों को। और ये मान लो इनके पास जो पैसा है उसको कहाँ पे इन्वेस्ट करती हैं? ये शेयर, बॉन्ड में, स्टॉक में इन्वेस्ट करती हैं।
या अपना भी ये शेयर बॉन्ड जारी करती हैं मार्केट में, जो इनके पास पैसा आता है उसको फर्दर ये इन्वेस्टमेंट करती हैं। इस तरह से ये काम करती हैं। ये देखो बैंकिंग सर्विस भी ऑफर करती हैं, लेकिन इनके पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। जैसे एक बैंक के पास होता है, मान लो एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या पंजाब नेशनल बैंक है, तो ये बैंक जो होते हैं इनके पास बैंकिंग लाइसेंस है, आरबीआई से लाइसेंस लिया हुआ है। लेकिन इन एनबीएफसी के पास कोई बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, लेकिन फिर भी ये कुछ बैंकिंग सर्विस करती हैं। जैसे कैसी बैंकिंग सर्विस? लोन देती हैं ये, और बैंक भी तो लोन देता है, ये भी लोन देती हैं। लेकिन बैंक से कैसे अलग है वो जानेंगे, पहले इनके फीचर पढ़ लेते हैं थोड़े। ये एनबीएफसी लोन देती हैं, क्रेडिट फैसिलिटी, रिटायरमेंट प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, मनी मार्केट में स्टॉकिंग में इन्वेस्टमेंट करती हैं। ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। जैसे बैंक ले सकता है डिमांड डिपॉजिट, जैसे आप बैंक में जाके सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हो, अपना अकाउंट खुलवा लिया, ऐसे एनबीएफसी में जाके आप सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते हो। जो एनबीएफसी है वाइड रेंज मॉनेटरी एडवाइसेस प्रोवाइड करती है, चिट रिजर्व के लिए और एडवांसेस के लिए। रेगुलेट कौन करता है एनबीएफसी को? आरबीआई करता है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वही इनके लिए रूल्स रेगुलेशन बनाता है। आरबीआई देखो एनबीएफसी के लाइसेंस देता है, कैसे इन्हें ऑपरेशन करने इसके लिए रूल्स रेगुलेशन नॉर्म्स स्टैंडर्ड सब आरबीआई बनाता है। तो फिर बैंक से कैसे अलग है? देखो पहला तो हमने जाना कि बैंक में हम सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट करवा सकते हैं, लेकिन एनबीएफसी में नहीं करवा सकते। एनबीएफसी में देखो इसलिए हम इन्हें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी बोलते हैं। लेकिन देखो बैंक की तरह ये उधार दे सकती हैं, लैंड कर सकती हैं, लोन दे सकती हैं, इन्वेस्टमेंट दे सकती हैं, लेकिन बैंक की तरह ये डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती, सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते आप एनबीएफसी में जाके। लेकिन हाँ, कुछ एनबीएफसी में आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, जिसे बोलते हैं टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपने पैसा अपना डिपॉजिट कर दिया, उसे फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं या टाइम डिपॉजिट। अब आपने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, ये टाइम पीरियड होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का, ऐसे। तो ये एनबीएफसी ले सकती हैं फिक्स डिपॉजिट, लेकिन सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकती हैं, डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। और बैंक क्या है? बैंक दोनों कर सकता है, डिमांड डिपॉजिट भी, सेविंग अकाउंट भी खुलवा सकता है, और टाइम डिपॉजिट फिक्स डिपॉजिट भी कर सकता है। और क्या फ़र्क है एनबीएफसी में? एनबीएफसी देखो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होता, बैंक होता है, इसलिए बैंक चेक इशू कर सकता है, लेकिन एनबीएफसी चेक इशू नहीं कर सकती। जैसे आपको चेक बुक मिलती है ना अकाउंट खुलवाते हो, ऐसे चेक बुक इशू नहीं कर सकता एनबीएफसी, लेकिन बैंक कर सकते हैं, क्योंकि बैंक पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट होता है। बैंक में आपका पैसा जमा है, तो आपका मान लो पैसा 1 लाख जमा है, 2 लाख जमा है, बैंक फेल हो जाता है, आपको मिल जाएगा। 5 लाख जमा है, 5 लाख तक मिल जाएगा। अगर आपका 10 लाख जमा है बैंक में, तो आपको सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। अगर बैंक में आपका 10 लाख जमा है, चाहे 50 लाख जमा है, चाहे 50 करोड़ जमा है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट अगर बैंक फेल हो जाता है, बैंक में आग लग जाती है मान लो, या बैंक दिवालिया निकल जाता है बैंक का, तो सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही आपको मिलेंगे, चाहे कितने भी आपके पैसे जमा हैं। ये है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। ये डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बैंक में आपके लिए, लेकिन एनबीएफसी में ऐसी कोई भी गारंटी नहीं होती है। आपने फिक्स डिपॉजिट किया, एनबीएफसी फेल हो गया, आपको उसका पैसा की कोई भी गारंटी नहीं होती, जैसा बैंक में होती है कि आपको कम से कम 5 लाख रुपए तो मिल जाएंगे, भले ही आपके कितने रुपए जमा हैं। हाँ, अगर 5 लाख से कम है तो वो कम ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख जमा कर रखे हैं तो आपको भी 5 लाख मिलेंगे, नहीं, फिर 1 लाख ही मिलेंगे। अगर 5 लाख से ज़्यादा जमा है तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, 5 लाख ही मिलेंगे अगर बैंक फेल हो जाता है। तो बैंक में देखो स्ट्रिंजेंट और सब्सटेंशियल रेगुलेशन होती है बैंक में आरबीआई की, लेकिन एनबीएफसी में इतनी कठोर रेगुलेशन नहीं होती हैं जैसे बैंक में होती हैं। एनबीएफसी के एग्जांपल देखें हम, जैसे एक तो हमने ऊपर ही देखा जिस पे फाइन लगाया था, मन्नापुरम फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी थी। कोई इन्वेस्टमेंट बैंक भी हो सकता है एनबीएफसी, या कोई मॉर्टगेज लेंडर, मतलब कोलेटरल रह के कोई गिरवी रख के आपको लोन दे रहा हो, ऐसी कंपनी हो सकती है। जैसे देखा होगा मुथूट फाइनेंस का नाम सुना होगा ना आपने, मुथूट फाइनेंस होता है एक, जो आपका
सोना लेता है, गोल्ड, और आपको लोन देता है, ये सब क्या है, एनबीएफसी हैं ये। या कोई मनी मार्केट फंड हो सकता है एनबीएफसी, कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो भी एनबीएफसी होती हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। या कोई इक्विपमेंट लीजिंग कंपनी हो सकती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी भी हो सकती है, प्राइवेट इक्विटी फंड भी हो सकता है, हेज फंड, या पीपल टू पीपल लैंडिंग की जाती है, वो भी क्या है, एनबीएफसी हो सकता है। तो ये इनके एग्जाम्पल हैं। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोस्पेक्ट थ्योरी। ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस में, एसए में इसका एग्जाम्पल यूज किया जा सकता है। क्या है प्रोस्पेक्ट थ्योरी और किसने दी थी? अभी रिसेंटली न्यूज में थी ये एक साइकोलॉजी थ्योरी है। ये देखो ह्यूमन नेचर को बताती है कि अगर मान लो आपके पास दो ऑप्शन है, एक में आपको हानि हो रही है मतलब लॉस हो रहा है, और एक में आपको गेन हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो आप कौन सा ऑप्शन चुनोगे? ह्यूमन बिहेवियर है, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है वो चुनेगा, है कि नहीं? तो यही बताती है बस ये थ्योरी, जिसमें आपको पास दो ऑप्शन है, अगर आपको एक में हानि हो रही है एक में लाभ हो रहा है तो आप दो चुनोगे। लेकिन अगर मान लो आपके पास दो ऑप्शन है और दोनों में क्या है, हानि हो रही है, लेकिन एक में कम हानि हो रही है लाभ, और एक में ज़्यादा, तो आप कौन सा चुनोगे? कम हानि वाला। तो ये थ्योरी किसने दी है? दो साइकोलॉजिस्ट थे, एक है डेनियल कैनेमैन और एक है आमोस, ये TVERSKY, वर्सकाई। कुछ और भी प्रोनाउंसिएशन हो सकती है इसकी भाई साहब, नाम की, नाम पे मत जाओ, बस आप याद रख सकते हो डेनियल कैनेमैन और आमोस टीवर्सकाई। तो इन्होंने ये ह्यूमन बिहेवियर की साइकोलॉजी की थ्योरी दी थी, प्रोस्पेक्ट थ्योरी इसका नाम रखा था। इसमें ह्यूमन का डिसीजन क्या होगा जब उसे लॉस या गेन होगा, उस डिसीजन के बारे में बताते हैं। इस थ्योरी को प्रोस्पेक्ट थ्योरी है जो, इसको लॉस अवर्सन थ्योरी भी बोलते हैं। अगर एक आदमी के पास दो चॉइस हैं और दोनों चॉइस इक्वल हैं, तो वो जिसमें उसको प्रॉफिट हो रहा है उस चॉइस को वो चुनेगा, चूज करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपको एक कंडीशन में $50 का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे कंडीशन में आपको $100 का फ़ायदा हो रहा है, लेकिन उसमें रिस्क है कि आपको $100 का फ़ायदा भी हो सकता है और आपको जीरो का भी फ़ायदा हो सकता है, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा। तो आप मोस्ट प्रोबेबली किसको चुनोगे? जिसमें $50 का फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उसमें सर्टेनिटी है कि उसमें $50 का तो फ़ायदा होगा ही होगा, तो आप उस वाले कंडीशन को, उस चॉइस को चूज करोगे। तो ये थ्योरी इसी को बताती है कि लॉस को छोड़ के गेन को चूज करता है एक आदमी, उसकी तरफ डिसीजन लेता है। इसकी एप्लीकेशन क्या है? देखो इस थ्योरी की यूज कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं इसको। देखो इसमें बिहेवियरल फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं इस थ्योरी का, इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं बहुत सारी थ्योरी को निकालने के लिए, मतलब उनका प्रोसेस असेसमेंट करने के लिए। इसको देखो पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग को एवेल्युएट करने के लिए भी इंटरनेशनल रिलेशन में इस थ्योरी का यूज करते हैं, प्रोस्पेक्ट थ्योरी का। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अरुंधति रॉय। ये एक लेडीज़ हैं, ये रिसेंटली न्यूज में है, राइटर हैं, लेखक हैं, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इनको देखो अवार्ड मिला है, 45वां अवार्ड मिला है, यूरोपियन एसे प्राइज, यूरोपियन एसे प्राइज फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, ये अवार्ड दिया गया है। किसने दिया है? एक फाउंडेशन है, नॉन प्रॉफिट फाउंडेशन है, चार्ल्स विलोन फाउंडेशन, ये प्राइज को देती है, यूरोपियन एसे प्राइज को देती है। ये प्राइज किस लिए मिला है अरुंधति रॉय को? इन्होंने देखो एक किताब लिखी थी आज़ादी, इसको ट्रांसलेट किया है फ्रेंच भाषा में, फ्रेंच ट्रांसलेशन किया है। यह आज़ादी 2021 में लिखी थी एक किताब, तो इसको ट्रांसलेट किया है अभी। तो इसके लिए इनको यूरोपियन एसे प्राइज मिला है। कौन देता है? चार्ल्स विलोन फाउंडेशन। ये दो तीन बातें आपको याद रखनी है। इन्होंने देखो जो ये अवार्ड लिया है, इनके लिए इनकी बुक की तारीफ़ की गई, इस फाउंडेशन ने तारीफ़ की, और इन्होंने इस बुक में लिखा क्या? इसमें देखो बताया है कि फ्रीडम का क्या मतलब होता है वर्ल्ड में, आज़ादी का असली मतलब है क्या। क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो अथॉरिटेरियनिज्म बढ़ता जा रहा है किसी किसी मान लो नेशन में, राष्ट्र में, उसके बारे में बताया कि वहाँ फ्रीडम का क्या मतलब है। और इन्होंने लैंग्वेज, फिक्शन, अल्टरनेटिव इमेजिनेशन, इन सब पे भी इसमें जोर दिया, इनको इंक्लूड किया इस आज़ादी बुक में। इनकी जो राइटिंग है ये बताती हैं कि पॉलिटिकल इंगेजमेंट की क्या वैल्यू है, क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है उसकी क्या वैल्यू है, फियरलेसनेस है जो डर रहित सोच, उसकी क्या वैल्यू है, आज़ादी है, फ्रीडम है, इसकी क्या कीमत है, क्या अहमियत है।
ग्लोबल कॉन्शियसनेस और स्ट्रॉन्ग सोशल, इसकी क्या वैल्यू है, इसके बारे में ये बुक बताती है। जो प्राइज़ है ये यूरोपियन एसे प्राइज़ 1975 से दिया जा रहा है, ये उसको दिया जाता है जो कोई थॉट या कमेंट्री में इवैल्यूएशन लेके आता है, करंट सोसाइटी पे, प्रैक्टिसेस पे, आइडियोलॉजीज़ पे कोई कमेंट्री करता है, जो समाज में विचारधारा चल रही है, जैसी सोसाइटी है, प्रैक्टिसेस हैं, उन पे अगर कोई कमेंट्री करता है, उनके लिए ये प्राइज़ दिया जाता है। तो यही था इस प्राइज़ के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट 2023। देखो ये रिपोर्ट जारी कौन करता है और इसमें क्या बताया गया है, बस दो बातें जाननी है, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ये जो बोर्ड है हमारे इंडिया का, जो इनडायरेक्ट टैक्स और कस्टम इनके लिए ये रूल्स रेगुलेशन बनाता है, इसने रिलीज किया ये रिपोर्ट 2023 की नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है, देखो जैसे इसके नाम में आ रहा है ना नेशनल टाइम रिलीज, तो टाइम किस चीज़ का टाइम, देखो हम मान लो इंडिया से कुछ चीज़ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं या इंपोर्ट करना चाहते हैं बाहर से, तो जैसे हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया है, इंडिया के मान लो यहाँ पे पोर्ट है, बंदरगाह है, बाहर से सामान आया शिप से यहाँ पे, अब यहाँ पे सामान उतरा कार्गो, अब यहाँ से जो अथॉरिटी हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑफिसर हैं, वो देखो इनको अप्रूवल भी तो देंगी, हाँ इंडिया में आ गया है सामान, आगे सही है सामान, चेकिंग करेंगे और आगे भेजेंगी। तो ये जो अप्रूवल में ये टाइम लगता है, जो इस टाइम के बारे में बताता है ये रिपोर्ट। और अगर मान लो हम इंडिया से लेके आ रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, मान लो यहाँ से सामान आया, मान लो बिहार से यहाँ पोर्ट पे आया सामान, और यहाँ से अब अथॉरिटी चेक करेंगी क्या सामान जा रहा, चेकिंग करेंगी, ऐसा तो नहीं कोई इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है, ऐसा तो नहीं डब्बे में किसी बच्चे को बंद करके उसको बेचा जा रहा है, तो ये सब चेकिंग वगैरह करते हैं और अप्रूवल देते हैं सामान की आगे एक्सपोर्ट करने के लिए। तो जो अप्रूवल में टाइम लगता है, उस टाइम के बारे में बताता है, चाहे हम एक्सपोर्ट कर रहे हों चाहे इम्पोर्ट कर रहे हों। जो डोमेस्टिक क्लियरेंस होती है, मतलब ऑफिसर अप्रूवल देते हैं सामान को ले जाने और लाने की, उस टाइम पीरियड, उस ड्यूरेशन के बारे में बताती है ये रिपोर्ट, टाइम रिलीज या नेशनल टाइम रिलीज स्टडी रिपोर्ट। ये जो स्टडी है बताती है एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सेस में, मतलब कोई जहाज़ से सामान आया है या सी पोर्ट से आया है वहाँ पे, इनलैंड कंटेनर डिपोट्स है या इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है, मतलब जैसे इंडिया बांग्लादेश लैंड बॉर्डर है वहाँ पे इंटीग्रेटेड कोई चेक पोस्ट है, वहाँ पे सामान आवागमन हो रहा है, या नेपाल बॉर्डर पे या पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो इन सब पे जो भी टाइम पीरियड लग रहा है उसके बारे में बताता है ये। नेक्स्ट टॉपिक है बेलारूस, ये न्यूज में था, एक कंट्री है, न्यूज में इसलिए था क्योंकि बेलारूस को रसिया ने टैक्टिकल न्यूक्लियर वार हेड दिया है, एक तरह से न्यूक्लियर हथियार होते हैं, वीपन्स होते हैं, लेकिन देखो ये पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल स्टेबिलिटी को इम्पैक्ट करेगा। और जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है एक, ये ट्रीटी है एक 1968 की, इस ट्रीटी के तहत जो संधि है इसके तहत कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में जो न्यूक्लियर वीपन्स है उनको नहीं स्प्रेड करेगा, फैलाएगा नहीं। प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है स्प्रेड करना, फैलाना, डिफ्यूजन करना, लेकिन नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि नहीं फैलाना। और इस ट्रीटी पर रसिया ने भी साइन किए, पर इंडिया ने साइन नहीं किए थे इस पर, लेकिन रसिया इसका सिग्नेटरी है, फिर भी रसिया ये न्यूक्लियर वार हेड दे रहा किसको, बेलारूस को, इसलिए न्यूज में बेलारूस। और क्यों दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि आपको पता है रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है और यूएस है जो यूरोप में अपने न्यूक्लियर वीपन्स डिप्लॉय कर रहा है, तैनात कर रहा है, इस वजह से बेलारूस को दे रहा है। तो बेलारूस कहाँ पे, इसकी लोकेशन हम जान लेते हैं, कौन कौन सी कंट्री से घिरा हुआ है। ये आप वर्ल्ड मैप देख रहे हो, ये देखो रसिया के साइड में लगा हुआ बेलारूस, ये लैंड लॉक कंट्री है, समुद्र नहीं लगता इससे, पूरे तरफ लैंड से, भूमि से घिरा हुआ है। इस तरफ यूक्रेन है, ये रसिया है, ये लाटविया है, ये लिथुआनिया है, ये पोलैंड है, इतनी सारी कंट्री से इसका बॉर्डर लगता है। तो ये बॉर्डर किस किस से लगता है ये आपको याद रखना है। और ये देखो यहाँ पे आप देख रहे हो टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये टॉपिक ऑफ कैंसर के नदन साइड में है, ये याद रखना है, यूरोपियन कंट्री है। नेक्स्ट टॉपिक है मल्चा महल। मल्चा महल क्या है, देखो आपको दिखा देते हैं मल्चा महल, एक सेकंड आप फोल्ड करो। ये जो आप देख रहे हो ये है मल्चा महल। ये मल्चा महल अभी न्यूज में है रिसेंटली, क्यों,
क्योंकि देखो यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, बहुत सारा प्लांटेशन किया जा रहा है, और यहाँ पे प्लांटेशन इस तरह का किया जा रहा है कि 5 स्टोरी प्लांटेशन किया जाए। 5 स्टोरी का मतलब जैसे नीचे घास, फिर पौधे, फिर उससे बड़े पौधे, फिर उससे बड़े ट्री, फिर उससे बड़े पेड़ हो गए, तो ये 5 स्टोरी का 5 फ्लोर ही बन जाएंगी। इस तरह से यहाँ पे प्लांटेशन किया जा रहा है, पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं इस मंचा महल के आसपास। तो ये मंचा महल जो है क्यों प्रसिद्ध है और किसने बनवाया था, ये इसकी इंपॉर्टेंस जान रही है। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 1 हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बनवाया था तुगलक ने, तुगलक डायनेस्टी ने। तुगलक डायनेस्टी में किस राजा ने, रूलर ने? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। 14th सेंचुरी में फिरोज शाह तुगलक ने इसको बनवाया था। ये फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तुगलक इरा के लिए एक हंटिंग लॉज था, हंटिंग लॉज मतलब जब यहाँ पे आते थे, पूरे आसपास जंगल था, हंटिंग करते थे, शिकार करते थे, तो यहाँ पे रुकते थे हंटिंग करने के बाद, इस मलचा महल में आराम क्या करते थे, एक तरह से रेस्ट हाउस की तरह था ये। कहाँ पे बना हुआ है? ये न्यू दिल्ली में बना हुआ है, दिल्ली में चाणक्यपुरी एरिया, वहाँ पे बना हुआ है। ये अभी जाना जाता है विलायत महल के नाम से, क्योंकि अवध की रानी थी, बेगम थी विलायत महल, उन्होंने मुगल एम्पायर के बाद उन्होंने इस पे राज किया था। वो यहाँ पे लगभग 30 साल तक रही थी, 3 डिकेड्स तक, 30 साल तक। और फिर देखो, ये जो अवध के राजा हुआ करते थे, उनके बच्चे हुए डिसेंडेंट, उनके वंशज, उन पे ये महल रहा। लेकिन 1985 में इन्होंने, ये जो अवध के प्रिंस हुआ करते थे, इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सौंप दिया ये महल 1985 में। 1985 की बात है, अभी लगभग 35 साल पहले, 35-40 साल पहले। तो ये 3 डिकेड्स तक बेगम विलायत महल यहाँ पे रही थी, और जो नवाब थे अवध के, उनके जो वंशज थे वो यहाँ तक रहे थे। अभी देखो, जो नवाब थे अवध के, उनके वंशज अभी तक चले आ रहे थे। उनके लास्ट जो मेंबर थे प्रिंस अली राजा, उनकी मृत्यु 2017 में ही हुई है। तो हमें जानना है फिरोज शाह तुगलक के बारे में, विलायत महल के बारे में हमने जाना, क्योंकि अभी विलायत महल के नाम से जानते हैं, लेकिन इसको मलचा महल को बनवाया किसने था? फिरोज शाह तुगलक ने। और मलचा महल को विलायत महल भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं जान लिया है। अब जानते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जिसने इसको बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक 1309 में जन्म होता है फिरोज शाह तुगलक का। ये तुगलक डायनेस्टी थी, जो तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने पढ़ा होगा हिंदी में, दिल्ली सल्तनत, इंग्लिश में बोलते थे दिल्ली सल्तनत। तो उसमें ये तुगलक डायनेस्टी ने रूल किया था, तुगलक वंश हिंदी में बोल देते हैं। उसके तीसरे रूलर थे, राजा थे ये फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने दिल्ली में 1320 से लेके 1412 एडी तक रूल किया था। किसने? तुगलक डायनेस्टी ने। और इन्होंने कब तक किया था फिरोज तुगलक ने? फिरोज शाह तुगलक ने 1391 से लेकर 1388 एडी तक पावर में थे। फिरोज शाह तुगलक रूलर थे। इन्होंने देखो, मोहम्मद बिन तुगलक था इससे पहले राजा। ये तीसरे राजा थे फिरोज शाह तुगलक, तुगलक डायनेस्टी के। तुगलक डायनेस्टी को बनाया किसने था? फाउंडर कौन था? फाउंडर यानी कि संस्थापक किसने बनाया था तुगलक वंश को? गाजी मलिक ने। गाजी मलिक नाम तो सुना ही होगा आपने, गाजी मलिक। इसको घियासुद्दीन तुगलक से नाम के भी जानते हैं, घियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक, या घियात अल दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं, या गाजी मलिक या घियासुद्दीन तुगलक, ये 3 नामों से जानते हैं। इसने तुगलक डायनेस्टी को बनाया था, फाउंड किया था। उसके बाद घियासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक के बाद मोहम्मद बिन तुगलक बने। ये ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर थे तुगलक डायनेस्टी के। उनके बाद 1324 से लेकर 1351 तक रूल किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसके बाद फिर आए थे फिरोज शाह तुगलक 1351 एडी में। इन्होंने देखो, इनका जो कार्यकाल था ना, बहुत ही कम था। जो पहले तुगलक डायनेस्टी के रूलर आए थे उनसे काफ़ी कम था। क्यों था कम? इसका रीज़न आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट में, क्यों कम था? क्यों इसलिए कम था क्योंकि इनके टाइम में बहुत ज़्यादा रेबेलियंस हुए थे, विद्रोह हुए थे छोटे छोटे लेवल पे। तो इस वजह से फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है मोहम्मद बिन तुगलक से कम है, थोड़ा स्मॉलर है। मतलब इन्होंने ज़्यादा साल के लिए राज किया, 1324 से 1351 तक। कितना हो जाता है? लगभग ये हो गया आपका 31 साल तक। और इन्होंने फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपका 36 साल। और ये कितना हो रहा था? 31 साल। ये ज़्यादा हो रहा है फिर ये कम क्यों लिख रहा है? कुछ रीज़न होगा। इन्होंने देखो 1351 से 88 किया था, 36 साल तक, 36 बल्कि 37 साल तक। और इसने 1324 से 1351 तक रूल किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने।
तो इसके तो हो जाते हैं कितने, आपके 27 साल ही होते हैं इसके तो, 27 ईयर। फिर भी इसको स्मॉल लिख रहा है, इसमें डाउट है ये क्यों लिखा है। देखते हैं इसको, आप हिस्ट्री की बुक में चेक करना, आपके पास होगी एनसीईआरटी मेडिवल इंडिया की, तो उसमें आप चेक करना इसे। फिर ये आपका ये एंशिएंट इंडिया का ना, ये तो मेडिवल इंडिया में आता है, दिल्ली सल्तनत किस में आता है, मेडिवल इंडिया में आता है ना। तो दिल्ली सल्तनत के बारे में आप एक बार देखना कि ये टाइम पीरियड जो कितना है मोहम्मद बिन तुगलक का और फिरोज शाह तुगलक का। इसमें देखो मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड है ना ये ज़्यादा होगा, ये कम दे रखा है शायद, इस वजह से यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड है वो ज़्यादा था और फिरोज शाह तुगलक का कम था। उसका कारण एक ये था क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिवेलियन हुए थे, इनके टाइम पीरियड में विद्रोह हुए थे। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड पे देखो बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक ने बनवाए थे कैनाल, नहरें बनवाई, रेस्ट हाउस बनवाए, रेस्ट हाउस को सराय बोलते थे इनके टाइम में, सराय बनवाई, रेस्ट हाउस, हॉस्पिटल्स बनवाए, और इन्होंने देखो रिजर्वेयर बनवाए पानी को इकट्ठा करने के लिए, और बहुत सारे वेल कुएँ खुदवाए इन्होंने पानी के लिए। इन्होंने देखो बहुत सारी सिटी को बनाया, जैसे दिल्ली को तो नहीं, दिल्ली के अराउंड जैसे जौनपुर है, फिरोजपुर है, हिसार है, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, इसको बनवाया। दिल्ली के आसपास की जो सिटी है इनको बनवाया था। इन्होंने देखो कुतुब मीनार को रिपेयर किया था। कुतुब मीनार देखो अर्थक्वेक आया था, भूकंप, उसके बाद ये थोड़ा डैमेज हो गया था तो उसको रिपेयर कराया था। कुतुब मीनार बनवाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, पढ़ाई होगा आपने। इन्होंने देखो अपनी आत्मकथा लिखी थी, ऑटोबायोग्राफी। उस बुक का क्या नाम रखा था अपनी आत्मकथा का, फतूहत ए फिरोज शाही। ये पूछ लेते हैं फतूहत फिरोज शाही किसने लिखी थी, फिरोज शाह तुगलक ने, और फिरोज शाह तुगलक की ऑटोबायोग्राफी है, अपना जीवन परिचय के बारे में खुद लिखा था इन्होंने। फिरोज शाह तुगलक देखो ये और रूलर से, जो तुगलक डायनेस्टी में और राजा आए थे, रूलर आए थे, उनसे थोड़े ये नर्म थे, बेनीवेलेंट और लेनियंट थे। क्योंकि देखो इन्होंने क्या है, जो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बहुत सारी टेरिटरी को दूसरे राजाओं ने अनेक्स कर लिया था, उन पे विजय पाली थी, तो इन्होंने बाद में उनको वापस हड़पने के लिए मना कर दिया था। और इन्होंने देखो बहुत सारी जो हार्श पनिशमेंट दी जाती थी, जैसे किसी ने अपराध कर दिया तो उस अपराध के लिए उसके हाथ काट दिए। तो ये जो अपराध थे, ऐसे हार्श पनिशमेंट, कठोर जो दंड थे, इनको हटा दिया था, रिमूव कर दिया था इन्होंने, फिरोज शाह तुगलक ने। इसलिए इनको और राजाओं से थोड़ा नर्म कहते हैं, लेनियंट या बेनिवलेंट, दयालु। इन्होंने देखो लैंड टैक्स भी कम किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो ज़्यादा लैंड टैक्स, भूमि कर लगाया जाता था, उसको कम कर दिया था। लेकिन इन्होंने बहुत सारे और टैक्स लगाए थे, बहुत सारे टैक्स किस पे, नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट पे, जो मुस्लिम नहीं थे उन पे लगाए थे, बाकी के और धर्म के लोगों पे, जैसे खैराज, जक़ात, खाम, जजिया, ये कौन से हैं, नॉन मुस्लिम टैक्स हैं ये। और ये अपने साम्राज्य में उलेमा की बात मानते थे। उलेमा मतलब धर्म गुरु हुआ करते थे, जो शरीयत के लॉ पे कुछ सलाह देते थे, उनकी सलाह ये मानते थे। इन्होंने इरिगेशन टैक्स भी लगाया था, सिंचाई कर। इन्होंने देखो आर्म फोर्सेस में इनहेरिटेंस का प्रिंसिपल लागू किया था। इनहेरिटेंस का मतलब जैसे मान लो कोई मिलिट्री में, आर्मी में कोई सैनिक है, अब उस सैनिक का बेटा ही सैनिक बनेगा, ये प्रथा इन्होंने प्रोवाइड की थी, इसका प्रिंसिपल। और देखो इन्होंने दीवाने खैरात एस्टेब्लिश किया था। ये है ऑफिस फॉर चैरिटी, चैरिटी करने के लिए, दान देने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया, दीवाने खैरात। एक स्लेव्स, गुलाम के लिए बनाया डिपार्टमेंट, दीवाने बंदगन, डिपार्टमेंट ऑफ स्लेव्स। और इनके साम्राज्य में सबसे ज़्यादा गुलाम रहे थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा गुलाम इकट्ठे किए थे, लोगों को पकड़ के लेके आते थे किसी लड़ाई में और गुलाम बना लेते थे। इन्होंने सराय बनाए, रेस्ट हाउस, किसके लिए, मर्चेंट्स के लिए और ट्रेवलर्स के लिए, मतलब जो व्यापारी थे दूर दूर तक जाते थे, पैदल जाते थे उस टाइम पे, तो या बैल बुग्गी हुआ करती थी, तो फिर थक जाते थे, पैदल जाते थे, तो रेस्ट हाउस उनके लिए बनाए, रेस्ट करने के लिए। इन्होंने इक्तादारी फ्रेमवर्क को अडॉप्ट किया था। इक्तादारी एक टैक्स कर है, भूमि कर, लैंड रेवेन्यू। तो यही था इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टेमिस अकॉर्ड। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3। नासा के एक ऑफिशियल है, नासा आप जानते हो अमेरिका की स्पेस एजेंसी, जैसे हमारे इंडिया की इसरो है। तो नासा के एक ऑफिसर ने कहा है कि आर्टेमिस अकॉर्ड में इंडिया को भी इंक्लूड करना चाहिए, क्योंकि इंडिया भी लाइक माइंड कंट्री है। जैसे आर्टेमिस अकॉर्ड में कंट्री है मेंबर, ऐसा इंडिया भी है, तो इंडिया को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो हमें जानना आर्टेमिस अकॉर्ड है क्या।
ये देखो एक नॉन बाइंडिंग सेट ऑफ प्रिंसिपल है, याद रखना, अबाध्यकारी, बाइंडिंग नहीं है, नॉन बाइंडिंग है। और किस लिए? स्पेस के लिए, सिविल स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, यानी कि जो स्पेस है वो सेफ हो और स्पेस इन्वायरमेंट का जो आउटर स्पेस इन्वायरमेंट है उसका प्रयोग सेफ तरीके से हो, मेंटेनेंस हो, मतलब कोई ऐसा ना हो सेफ को मिलिट्री पर्पज के लिए यूज करे, स्पेस में भेज दे मिसाइल उनको रखे, और या फिर स्पेस में ऐसे सेटेलाइट करे जिससे डेब्रिस ज़्यादा बढ़ जाए, डेब्रिस जो है कचरा वगैरह इकट्ठा ज़्यादा ना हो स्पेस में, आसमान में, और स्पेस को इलीगल तरीके से यूज ना किया जाए, शांतिपूर्वक पीसफुल और सिक्योरिटी रखी जाए, इस तरह से यूज किया जाए। तो ये सब प्रिंसिपल आते हैं आर्टेमिस अकॉर्ड में। ये जो नासा है इसने देखो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से कोऑर्डिनेट करके 2020 में आर्टेमिस अकॉर्ड एस्टेब्लिश किया था, और 7 इसके फाउंडिंग मेंबर नेशन हैं, लेकिन अभी इसके 25 के लगभग मेंबर हैं आर्टेमिस अकॉर्ड के, क्योंकि 30 मई 2023 तक इसके ये 25 मेंबर हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, बहरीन, ब्राज़ील, कनाडा, कोलंबिया, कज़क रिपब्लिक, फ्रांस, इजराइल, इटली, जापान, लग्जमबर्ग, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया, पोलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रोमानिया, रवांडा, सऊदी अरबिया, सिंगापुर, स्पेन, यूक्रेन, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। सारे के सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखो, ना तो इसमें इंडिया मेंबर है, ना चाइना मेंबर है, और ना कहीं पर रसिया दिखाई दे रहा है, ये आपको याद रखना है इसमें। और एक बात याद रखनी है कि सारे कॉन्टिनेंट से लगभग मेंबर हैं, नॉर्थ अमेरिका से, साउथ अमेरिका से, अफ्रीका से, यूरोप से, एशिया से, ऑस्ट्रेलिया से, सारे कॉन्टिनेंट से इसमें मेंबर हैं ये आर्टेमिस अकॉर्ड के। अब एक जान लेते हैं नासा का एक आर्टेमिस प्रोग्राम भी है। इस प्रोग्राम के अंदर क्या है, नासा स्पेस क्राफ्ट भेज रहा है 2024 तक मून पे, और उसमें मून पे ह्यूमंस भेजेगा। पहले देखो नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले आदमी थे जो चंद्रमा पे गए थे, अब दोबारा से ये आदमी भेजे जा रहे हैं, और इसमें पहली वूमन भेजी जाएगी, फर्स्ट वूमन भेजी जाएगी मून पे इस आर्टेमिस प्रोग्राम के अंदर, 2024 तक भेज दी जाएगी ये इस मिशन के जरिए। तो यही था इसके बारे में। G20 मेंबरशिप फॉर अफ्रीकन यूनियन, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मेंस के लिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रपोजल रखा है G20 के लीडर से कि अफ्रीकन यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी G20 का मेंबर बनाया जाए। जो अभी सबमिट होने वाला है ना G20 का, आपको पता है G20 की इस साल प्रेसिडेंटशिप किसके पास है, इंडिया के पास, इंडिया इसका प्रेसिडेंट है, अध्यक्ष है, और इंडिया ही इस साल जो सितंबर में इसका सबमिट होगा G20 का दिल्ली में, उसको होस्ट करेगा। जो G20 की सबमिट होगी, मीटिंग होगी, उसको कौन होस्ट करेगा, इंडिया करेगा। तो इंडिया ने ये प्रपोजल रखा है G20 के लीडर के पास कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया जाए। तो इसके क्या कंसिक्वेंसेस हैं, परिणाम क्या, इसके फ़ायदे नुकसान हैं, और क्यों रखा है अफ्रीकन यूनियन को, और अफ्रीकन यूनियन क्या है, G20 क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। G20 तो आप जानते हो, वैसे G20 के लिए स्पेशल लेक्चर भी बना हुआ है, इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हो, या पॉलिटी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। G20 देखो 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन का मेंबर है, इसलिए इसको 20 कंट्रीज़ का ग्रुप भी बोलते हैं, लेकिन एक संस्था है यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन यूरोप के जो कंट्री हैं इसमें 27 इसके मेंबर हैं, 27 कंट्री, तो उनको मिला के बोलते हैं यूरोपियन यूनियन, और 19 कंट्रीज़ हैं तो इसको बोलते हैं G20। एक इनफॉर्मल ग्रुप है, कहीं भी इसका हेडक्वार्टर नहीं है। G20 का किस लिए बनाया गया था, देखो जो ये कंट्रीज़ हैं ये आपस में कोऑपरेशन करें, इसके लिए बनाया गया था, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रेड के लिए कोऑपरेशन करें। तो अफ्रीकन यूनियन क्या है, जिसको अभी कहा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया जाए। तो पहले जानते हैं हम अफ्रीकन यूनियन के बारे में, फिर इसके फ़ायदे नुकसान क्या होंगे कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया जाएगा, तो फिर उसके बारे में जानेंगे। देखो अफ्रीकन यूनियन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अफ्रीकन कंट्रीज हैं इसमें मेंबर, 55 मेंबर हैं इसके अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के। जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है ये वाला, इससे 55 मेंबर, इसके 55 कंट्रीज़ के मेंबर हैं अफ्रीकन यूनियन के। तो एक कॉन्टिनेंटल यूनियन है ये, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और आपस में इंडिविजुअली और कलेक्टिवली आपस में स्ट्रेंथन करने के लिए, अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने के लिए ये बनाया गया था। कब लॉन्च किया था अफ्रीकन यूनियन, 2002 में। इससे पहले देखो एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी बनी हुई थी जो 1963 में बनाई थी,
लेकिन इसको 1919 में डिसॉल्व कर दिया और इसके नाम पे बना दिया अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन का ही पहले नाम क्या हुआ करता था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। इसको 1999 में ख़त्म करके अफ्रीकन यूनियन 2002 में बना दिया। अफ्रीकन यूनियन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये इथोपिया कंट्री है। कहाँ पे है? ये देख सकते हो आप, ये ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है, इथोपिया। इथोपिया में अदीस अबाबा में इसका हेडक्वार्टर है। पर्पोज क्या है इसका अफ्रीकन यूनियन का, मतलब इसका लक्ष्य क्या है, पर्पज क्या है, सॉरी पर्पोज नहीं पर्पज। अफ्रीकन यूनियन देखो, ये एक इंटीग्रेटेड प्रॉस्पेरस और पीसफुल अफ्रीका चाहती है कि अफ्रीका में शांति हो, समृद्धि हो और सारा इंटीग्रेट हो। सारे जो अफ्रीका में कंट्री हैं वो देखो सारे सिटीजन के लिए काम करें और ग्लोबल एराने के लिए भी काम करें। ग्लोबल एरेना का मतलब है पूरे ग्लोबली। 2063 तक का इनका लक्ष्य ये है कि जो अफ्रीकन यूनियन से पहले नाम हुआ करता था ऑर्गेनाइजेशन फॉर अफ्रीकन यूनिटी, ये 1963 में बनाई थी और इसके 100 साल पूरे हो जाएंगे 2063 में। तो 100 साल जब पूरे होंगे तब इसने कुछ लक्ष्य रखे अफ्रीकन यूनियन के हासिल करने के। वो ये हैं, देखो अफ्रीका एक प्रॉस्पेरस हो, समृद्ध हो, अफ्रीका में एक ग्रोथ आए, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, समावेशी उन्नति, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास आए, पूरा कॉन्टिनेंट इंटीग्रेटेड हो और ये एक आइडियल ऐसे आइडल पे काम करे जो पैन अफ्रीकनिज्म हो, सारे अफ्रीका की भलाई के लिए काम करें, गुड गवर्नेंस हो अफ्रीका में और डेमोक्रेसी हो, हर एक कंट्री में लोकतंत्र हो और लोकतंत्र होते हुए लोगों के अधिकारों के लिए वो रेस्पेक्ट करे, जस्टिस हो, न्याय हो सबके लिए, रूल ऑफ लॉ हो। जैसे ऐसा ना हो अभी जैसे सूडान में सिविल वॉर चल रहा है और भी बहुत सारी कंट्री उनमें गृह युद्ध सा चलता रहता है, आपस में ही ये लड़ते रहते हैं, मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स, तो इस तरह से ना हो, शांति हो। तो 2063 तक का ये एजेंडा है अफ्रीकन यूनियन का। इसने 10-10 साल के 5 प्लान बनाए हैं। पहला प्लान 2014 से 2023 तक का बनाया है, उसके बाद दूसरा प्लान, इस तरह से प्लान बनाए हैं ताकि ये जो गोल हैं इसके अफ्रीकन यूनियन के वो हासिल किए जा सकें। अफ्रीकन यूनियन का जो रोल है कॉन्टिनेंट में पीस प्रमोटिंग करने का वो कैसा है? देखो अफ्रीकन यूनियन ना ये चाहता है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आसानी से सुलझाया जा सके और प्रॉस्पेरिटी समृद्धि हासिल किया जा सके। इसके लिए इसने 2004 में पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल बनाई थी। ये काउंसिल अफ्रीका में पीस एस्टेब्लिश करने का काम करती है। कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट में प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस का यूज ना किया जाए। मतलब ऐसा नहीं कि आप हस्तक्षेप ना करोगे अगर दो देशों में लड़ाई हो रही है अफ्रीका में, नहीं, आप ये प्रिंसिपल अडॉप्ट नहीं करोगे, बल्कि कौन सा प्रिंसिपल? नॉन इंडिफरेंस का प्रिंसिपल आप यूज करोगे। नॉन इंडिफरेंस का मतलब कि अगर दो देश में लड़ाई हो रही है तो आप उनके मामलों में पूछोगे भैया शांति से निपटा लो, जाओ उनको निपटारा करो, तो उनमें आप इंटरेस्ट लोगे और उन्हें सुलझाने के लिए, पीस एस्टेब्लिश करने के लिए। तो प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंटरफेरेंस को रिप्लेस करके इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ नॉन इंडिफरेंस अपनाया। और जो ये काउंसिल है सिक्योरिटी काउंसिल, पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल, इसने देखो मिलिट्री फोर्स भी डिप्लॉय किए। किसी देश में मान लो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, वहाँ पे ये पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए फोर्स भी भेजती है ताकि वहाँ पे जीनोसाइड ना हो, नरसंहार ना हो, लोगों को मारा ना जाए, क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मानवता के अगेंस्ट अपराध ना हो कहीं पे। और अफ्रीकन यूनियन है जो, इसने एक न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट बनाई, नेपेड के नाम से जानते हैं शॉर्टकट में। ये क्या है? एंटी पॉवर्टी ब्लूप्रिंट बनाती है। मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए ये एक तरह से रोड मैप तैयार करती है ताकि गुड पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए अफ्रीकन यूनियन में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में। अफ्रीकन यूनियन है जो, अगर किसी कंट्री में कू चल रहा है, कू का मतलब मिलिट्री ने वहाँ पे सत्ता हासिल कर ली है और फिर वहाँ पे मिलिट्री का रूल है, तो उस कंट्री को अफ्रीकन यूनियन से ये हटा देते हैं। और अगर वहाँ पे कू ख़त्म हो गया, वहाँ पे फिर दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशनल रूल आ गया, संवैधानिक रूप से सरकार बन गई, तो फिर उसको दोबारा से अफ्रीकन यूनियन में इंक्लूड कर देते हैं। तो ये है अफ्रीकन यूनियन का पूरा हिस्ट्री। अब जानते हैं जो इंडिया की तरफ से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि G20 की मेंबरशिप दी जाए अफ्रीकन यूनियन को, तो इसके क्या मायने हैं, क्या फ़ायदे नुकसान हैं? देखो G20 में आपको पता है अभी 19 कंट्रीज हैं। कौन कौन सी है देख सकते हो आप? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, साउथ कोरिया, मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूके, US और यूरोपियन यूनियन। ये
19 कंट्रीज प्लस एक यूरोपियन यूनियन, ये हम जान चुके हैं, बहुत बार इसके बारे में डिटेल में पढ़ चुके हैं। मैप में आपको बता चुका हूँ कौन कौन सी कंट्री है, या आप देख सकते हो यहाँ से ये कनाडा यूएस मैक्सिको 3 कंट्री यहाँ से, ब्राज़ील अर्जेंटीना यहाँ से 2 कंट्री, साउथ अफ्रीका 1 कंट्री या सिर्फ अफ्रीका से, यहाँ पे ये कंट्री है यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये जो कंट्री हैं यहाँ से, और टर्की है यहाँ पे, सऊदी अरबिया यहाँ पे, रसिया, चाइना, इंडिया, और ये आपका ये ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और इधर आपका जापान, ये कंट्री हैं जो यहाँ से। ये सारी कंट्री हम डिस्कस कर चुके हैं, ये कौन कौन सी कंट्री है। तो ये इसके कंट्री हैं। साउथ कोरिया भी है उसमें, साउथ कोरिया जापान के पास है जो। तो ये इसके 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन, और एक इंडोनेशिया और रहेगा ना यहाँ पे, इंडोनेशिया भी, इंडोनेशिया है इधर, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड नीचे, और यहाँ पे 3 कंट्री, इंडिया, रसिया और चाइना। तो ये 19 कंट्रीज। तो G20 देखो पूरे ग्लोब में ग्लोबल जीडीपी का 85% कंट्रीब्यूट करता है। देखो ये आप याद रखना, इस साल मेंस में आने वाला है, ये डेटा आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं G20 के बारे में। तो G20 के जो मेंबर है वो देखो रिप्रेजेंट करते हैं अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल जीडीपी, और 75% से ज़्यादा ग्लोबल ट्रेड, और 2/3 के लगभग पॉपुलेशन, लगभग 66% पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की G20 मेंबर रिप्रेजेंट करते हैं। ये एज इट इज़ आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो, 1 नंबर बढ़ जाएगा भाई साहब और लोगों से जिन्होंने नहीं लिखा है। तो ये आइडिया है जो अफ्रीकन यूनियन का इंक्लूड करने का G20 में, कहाँ से ओरिजिनेट होता है। देखो 2023 जनवरी 2023 में ये ग्लोबल साउथ समिट हुआ था। ग्लोबल साउथ देखो जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्री हैं उनकी ये मीटिंग होती है, समिट होता है। उसमें देखो ये आइडिया निकल के आया था कि जो अफ्रीकन यूनियन है उसको मेंबर बनाया जाए। और देखो अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बना दिया ना, तो इसमें देखो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से 54 कंट्री और पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि देखो साउथ अफ्रीका भी अफ्रीकन यूनियन का मेंबर है, टोटल 55 मेंबर है, लेकिन साउथ अफ्रीका तो अभी G20 का मेंबर है, बाकी के 54 नहीं है, तो 54 कंट्री और आएंगे। तो इससे क्या क्या फ़ायदा होगा, और देखो अगर G20 ग्रुपिंग की एक्सपेंशन होगी तो इससे फ़ायदा इंडिया को भी होगा। क्या फ़ायदा होगा पहले, उससे पहले जानते हैं, अगर मान लो G20 का मेंबर बनाना है तो प्रोसीजर क्या है। देखो G20 का अगर किसी को मेंबर बनाना है तो कंसेंसस होनी चाहिए G20 के सारे मेंबर की। कंसेंसस का मतलब है सहमति, सारे मेंबर की कंसेंसस होगी, सहमति होगी, सारे मेंबर साइन करेंगे तभी जाके G20 में 19 मेंबर और यूरोपियन यूनियन के सारे मेंबर जो साइन करेंगे तभी जाके किसी और को मेंबर बनाया जा सकता है G20 का। तो अब जानते हैं इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। देखो जो अफ्रीकन यूनियन को प्रपोजल रखा है इंडिया ने, तो इसमें क्या है, इंडिया एज ए लीडर शो कर रहा है अपने आप को, किसका, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ का लीडर शो कर रहा है। दूसरा, इंडिया चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर बने। अभी आपको पता है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इसमें 5 परमानेंट मेंबर हैं। कौन कौन से आपको पता है, यूएस, यूके मतलब अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम है, आपका फ्रांस और रसिया और चाइना, ये 5 मेंबर है परमानेंट। तो इंडिया भी चाहता है इसका परमानेंट मेंबर बनना। तो अगर मान लो अफ्रीकन यूनियन मेंबर बन जाता है इसका, और इंडिया ने प्रपोजल रखा है अफ्रीकन यूनियन को मेंबर बनाने का G20 में, तो इसके जो बाकी के साउथ अफ्रीका तो अभी मेंबर है, और साउथ अफ्रीका प्रमोट करता है कि इंडिया को यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप मिले। इंडिया सहमत है, इसको स्ट्रेंथन करता है, सपोर्ट करता है हमें। लेकिन अगर अफ्रीकन यूनियन भी इसका मेंबर बन गया G20 का, और अफ्रीकन यूनियन को प्रमोट कर रहा है इंडिया, तो इंडिया का साथ ये कंट्री भी तो देंगे, 54 वोट्स और मिल जाएंगे इंडिया को कि अफ्रीकन यूनियन के जो 54 मेंबर है वो सपोर्ट करेंगे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप दिलाने के लिए इंडिया को। और क्या होगा, कुछ एनालिस्ट ये बोल रहे हैं कि अफ्रीकन यूनियन को जो इसमें G20 में इंक्लूड किया जा रहा है ये एक राइट स्टेप है, क्योंकि इससे मोर इंक्लूसिव और रिप्रेजेंटेटिव ग्लोबल आर्किटेक्चर आएगा और गवर्नेंस आएगी जो ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगी और इंक्लूसिव होगी। इसलिए अभी देखो अफ्रीकन यूनियन में सिर्फ साउथ अफ्रीका जो कंट्री है वो ही अभी G20 का मेंबर है, बल्कि यूरोप के काफ़ी सारे मेंबर हैं। हमने देखा था वहाँ पे यूके, फ्रांस, इटली, जर्मनी, ये काफ़ी मेंबर हैं इसमें G20 में, लेकिन अफ्रीका से केवल 1 मेंबर है। तो ये इसके फ़ायदे नुकसान होंगे। और देखो अभी एक देखो
ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये अभी न्यूज में था, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका इंडिया मेंबर नहीं है, याद रखना इंडिया मेंबर नहीं है। एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसका मेंबर है इंडिया, इसका सदस्य देश है, लेकिन इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का नहीं है। इसका मेंबर क्यों नहीं है? क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, संविधान, मतलब एक तरह से इसका रूल्स रेगुलेशन, उसमें ये लिखा हुआ है जो OECD के मेंबर होंगे, OECD के ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1960 में बनी थी, पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, और पेरिस में ही इसका IEA का हेडक्वार्टर रख दिया, क्योंकि OECD मेंबर कंट्री उन्होंने ही IEA को बनाया था, और शर्त ये रखी थी जो OECD के मेंबर होंगे वो ही IEA के मेंबर बन सकते हैं, और इंडिया ना OECD का मेंबर नहीं है, इसलिए इंडिया इसका भी मेंबर नहीं बन सकता। लेकिन IEA के जो मेंबर हैं, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो मेंबर हैं, वो अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया को इसका मेंबर बनाया जाए, तो इसके रूल्स रेगुलेशन में चेंज करने पड़ेंगे, तभी इंडिया मेंबर बन सकता है। तो ये किस लिए बनाया था IEA? देखो, क्रूड ऑयल क्राइसिस चल रहा था 1973 के लगभग, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में ऑयल की, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल जिससे पेट्रोल डीजल बनते हैं, उसकी कमी हो गई थी, और प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे उस टाइम पे, क्राइसिस, संकट आ गया था चारों तरफ पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसा संकट और बाकी समय में बाद में ना आए, इसके लिए ये एजेंसी बनाई। ये एजेंसी ये काम करती है कि सारी कंट्री में कम से कम 90 दिन का स्ट्रेटजिक रिजर्व हो, मतलब पिछले साल उसने मान लो 2022 में अगर इंडिया तो मेंबर नहीं है इसका, जो भी इसके मेंबर, मान लो इंडिया का एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर इंडिया इसका मेंबर बनता है तो पहली कंडीशन क्या होगी कि अगर मान लो 2022 में जितना भी उसने क्रूड ऑयल परचेज किया है दूसरे देशों से, तो वो कम से कम 90 दिन का रिजर्व हो उसके पास, स्ट्रेटजिक रिजर्व, मतलब भंडार रखे अपने पास, अगर तेल कोई दूसरी कंट्री इंडिया को ना दे तब भी इंडिया 90 दिन का काम चला सके, तो ये स्ट्रेटजिक रिजर्व होना चाहिए 90 दिन का, ये शर्त भी है IEA में। तो ये जो कंट्रियाँ IEA के अपने पास रिजर्व रखते हैं, अगर मान लो कहीं पे कच्चा तेल, क्रूड ऑयल प्रोडक्शन रुक जाता है, संकट आ जाता है, तो वो अपने रिजर्व से यूज कर सकते हैं क्रूड ऑयल को, तो ये शर्त थी। अब जानते हैं कुछ वन लाइनर टॉपिक थे न्यूज में। एक टॉपिक था, देखो, डल लेक, डल झील कहाँ पे, वैसे तो आप जानते हो क्या है, इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी है। यह आपको पता है डल झील कहाँ पे? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में है। इसमें देखो डल झील में ना एक फ्लोटिंग गार्डन है, ये झील है, इसमें तैरता हुआ गार्डन है, फ्लोटिंग गार्डन, FLOATING, फ्लोटिंग गार्डन, तैरता हुआ बगीचा है। उस बगीचे को पता क्या बोलते हैं कश्मीरी भाषा में? कश्मीरी, RAAD, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखो, रात भी हो सकती है, राड भी हो सकती है कश्मीरी भाषा में। तो आप प्रोनाउंसिएशन आपको पता है तो बता दो आप कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हिंदी में तो भाई साहब पता लग जाता है कि क्या लिखा है, क्योंकि इंग्लिश में देखो द को भी डी लिखते हैं, डे को भी डी लिखते हैं, है कि नहीं? तो ये आपको स्पेलिंग याद होनी चाहिए कि ये एक फ्लोटिंग गार्डन है, पूछा जा सकता है ऐसे। देखो मणिपुर में एक लेक है, लोकतक लेक, वहाँ पे जो फ्लोटिंग गार्डन है, वहाँ पे फुमडीज हैं, जो फुमडीज, उनके बारे में कई बार पूछा है, तो इसलिए ये रात भी न्यूज में था, आपको याद रखना है। और इसमें होता क्या है, इसमें देखो लोटस फ्लावर ब्लो करते हैं, ब्लॉसम करते हैं, जो कमल के फूल हैं वो खिलते हैं जुलाई और अगस्त के पीरियड में, ये जब मानसून का पीरियड आता है, तो इनको बोलते हैं राद या राड। एक देखो नौरा देही, नौरा देही एंड दुर्गावती, नौरा देही एंड दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये एक न्यूज में थी, ये MP में, मध्य प्रदेश में, नौरा देही और दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। क्यों न्यूज में थी? MP ने प्रपोजल रखा है कि इसको टाइगर रिजर्व बनाया जाए, और परमिशन किसके पास है, मतलब अप्रूवल परमिशन किसके पास है टाइगर रिजर्व घोषित करने की? नेशनल टाइगर रिजर्व अथॉरिटी के पास, याद रखना है, कई बार बहुत बार जान चुके हैं इस अथॉरिटी के बारे में। नेक्स्ट है, एक दुग्ध संकलन साथी ऐप बनाई है, दुग्ध दूध को भी बोलते हैं हिंदी में दुग्ध, दूध भी बोलते हैं और दुग्ध भी बोलते हैं, मिल्क को बोलते हैं हिंदी में दुग्ध या दूध, दुग्ध संकलन साथी ऐप, एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है, मोबाइल ऐप, जैसे आपका व्हाट्सअप, यूट्यूब है, ऐसे मोबाइल ऐप है ये। क्या फ़ायदा होगा इसका और किसने बनाई है? देखो ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने बनाई है, ये याद रखना, क्योंकि देखो आप सोच सकते हो कि क्या पता ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने बनाई है, तो ये ऐसे सोच सकते हो आप, या मिनिस्ट्री ऑफ डेयरी है जो उसने बनाई है, तो ये याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ ने बनाई है ये ऐप। किस लिए बनाई है और कहाँ पे लॉन्च की है? UK में मसूरी में लॉन्च की है, इसलिए बनाई है ताकि देखो जो
दूध के प्राइस क्या है, कितने घटे हैं बढ़े हैं क्या है, और जो पैसा किसानों को आया है कॉरपोरेटिव से वो आया है कहाँ पे रुका हुआ है कहाँ पे नहीं है, ये सब जानकारी देता है। देखो किसान क्या होते हैं, भैंस पालते हैं, अपना दूध देते हैं, वो यहाँ से एक टेम्पो आता है गांव वगैरह एरियाज़ में, वो भर के लेके जाता है, वो कॉरपोरेटिव होती है। जैसे अमूल एक कॉरपोरेटिव है, अमूल अमूल एक कॉरपोरेटिव है, ऐसे एक कॉरपोरेटिव होती हैं छोटे छोटे लेवल पे, वो भर के ले जाती हैं टेम्पो में दूध। अब उनका पैसा मंथली आता है, तो ये पैसा कब आया कब नहीं आया सारे डिटेल इस ऐप पे मिल जाएगा, और रेट क्या चल रहा है क्या रेट मिलेगा ये सब कुछ इसमें मिल जाएगा। ये ऐप किसने बनाई है, डिज़ाइन किसने की है, एक कंपनी है, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एक, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। ये देखो एक मिनी रत्ना कंपनी है जो इस मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के अंदर काम करती है, याद रखना। नेक्स्ट एक टॉपिक है, कल आपको पता है प्रधानमंत्री जी ने अपने मन की बात की, तो उसमें ये कुछ चर्चाएं की, जैसे कैच द रेन कैंपेन, कैच द रेन कैंपेन। एक आदमी थे भाई साहब यूपी के, उन्होंने इसके लिए काफ़ी काम किया, उनका नाम भी लिया था। कैच द रेन कैंपेन क्या है ये बस हमें जानना है। कैच द रेन का मतलब है रेन हार्वेस्टिंग करना, रेन हार्वेस्टिंग का मतलब बारिश के पानी को संजो के रखना, कंजर्व करना। आप सबको पता है 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है हर साल, इस साल का मनाया जा रहा है। उसकी थीम क्या है, इस साल की थीम है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम, योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम का क्या मतलब है कि पूरा वर्ल्ड एक फैमिली की तरह है, वासुदेव कुटुंबकम, कुटुंबकम। एक देखो टीबी का एलिमिनेशन टारगेट अभी न्यूज में था, टीबी का एलिमिनेशन टारगेट इंडिया का कब तक का, ये याद रखना है। इंडिया में टीबी को जड़ से ख़त्म कर देंगे, कब तक, 2025 तक का टारगेट है इंडिया का। एक देखो गांधी पीस प्राइज़ 2021 के लिए दे गया, किसके लिए, 2021 के लिए गांधी पीस प्राइज, गांधी शांति पुरस्कार, ये 2021 के लिए दिया गया। किसको दिया गया है, एक देखो फाउंडेशन है गोरखपुर यूपी में, गीता प्रेस फाउंडेशन है गोरखपुर यूपी में, तो इसको दिया गया। ये गीता प्रेस जो है फाउंडेशन, ये किसने मतलब कौन देता है इस प्राइज़ को, जो गीता प्रेस फाउंडेशन है, इसको जो प्राइज़ दिया गांधी पीस प्राइज़ 2021 के लिए, कौन देता है इसे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, सांस्कृतिक मंत्रालय। तो ये कुछ टॉपिक याद रखने हैं। देखो आप कभी ये तो बताते नहीं हो कि आपको क्या समझ आ रहा है या लेक्चर सही है नहीं है, वो तो कभी आप बताते नहीं हो, और शेयर तो आप बिल्कुल करते ही नहीं हो, है कि नहीं, ताकि मेरा भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। एक लेक्चर ये होता 30-35 मिनट का है, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट का, लेकिन इसमें 4-5 घंटे लग जाते हैं बनाने में। पूरे न्यूज़पेपर से, कहीं से साइट से, बहुत सारे रिनाउंड कोचिंग सेंटर्स हैं, उन्होंने अपनी टीम लगाई हुई है, वो क्या है न्यूज़पेपर से टॉपिक चुनते हैं, तो सारी साइट पे मुझे देखना पड़ता है, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया, न्यूज़पेपर देखना पड़ता है पूरा 2-3 न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस, आपका द हिंदू, और हिंदी का न्यूज़पेपर भी देखना पड़ता है। बहुत बार क्या होता है, ये द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ जो आती हैं वो हिंदी के न्यूज़पेपर में नहीं आती, और जो हिंदी के न्यूज़पेपर में आती हैं वो इनमें नहीं आती, तो वो भी देखना पड़ता है बहुत बार। दैनिक जागरण है जो राष्ट्रीय संस्करण, वो देखना पड़ता है, तो इनसे बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आप कभी भी ना तो कुछ बताते हो और ना कभी शेयर करते हो, तो कम से कम शेयर तो कर ही दो। आप लाइक नहीं करते हो तो कम से कम थोड़ा बहुत फ़ायदा तो हो मेरा, है कि नहीं। और दूसरा ये कि मैं चाह रहा हूँ कि एक एस्से के लिए एक अलग से लेक्चर में स्टार्ट करूँ, जिसमें ये बताऊँ कि एस्से कैसे लिखा जाता है, और ये तो आपको शायद पता ही हो लिखा जाता है, लिखने में प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हम टॉपिक उठाएं डिफरेंट जो पहले पूछे जा चुके हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐसे होते हैं बार बार उन्हीं से घुमा फिरा के टॉपिक आते हैं, तो उनको पूरा बताऊँ मैं कि कैसे कैसे लिखना है। जैसे ग्लोबलाइजेशन पे टॉपिक होता है, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, वैश्वीकरण बोलते हैं हिंदी में। तो ग्लोबलाइजेशन के सोशल इम्पैक्ट वगैरह क्या है, इस पर बहुत बार ऐसे टॉपिक पूछे जाते हैं। देखो GS 1 का पेपर आता है जो, या GS पेपर 2, इनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं मेंस में, और एस्से के टॉपिक में भी पूछ लिया जाता है। तो इन टॉपिक को कैसे डील करें, इन टॉपिक के सारे एस्से में अगर लिखना हो तो एस्से में कैसे लिखें, तो इन पे डिस्कस करें उस अलग लेक्चर में। लेकिन वो देखो तभी शुरू किया जा सकता है ना, तब आप थोड़ा सपोर्ट करो, थोड़ा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। अभी देखो आपको पता है कम लोग देखते हैं, कम से कम 1000 लोग भी देखें, 1000 नहीं चलो 500 ही लोग देखें एक लेक्चर को,
तो थोड़ी शांति सी मिले और मेरी भी थोड़ी अर्निंग बढ़े। अभी मुझे इससे कुछ अर्निंग नहीं होती है, कुछ भी। मैं आप सच्चा बताऊं तो आपको, देखो महीने में ज़्यादा से ज़्यादा $8-9 होता है, महीने में $8-9, और एक दिन में समझते हो $8-9 का मतलब $0.33, और $1 में 82 रुपीज़ होती हैं। अगर 10 रुपये भी मान लूँ महीने में, मुझे 800 रुपये की भी कमाई नहीं होती है इससे, क्योंकि व्यूज ही नहीं है कि नहीं। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर शेयर कर दो तो यही टॉपिक थे आज के, बकवास भी काफ़ी हो गई है कि नहीं।